हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट सोल्यूशन में हम लोग परासरण और परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परासरण और परासरण दाब समझने से पहले एक इसमें टॉपिक आता है अर्धपारगम्य झिल्ली, उसको समझ लेंगे। इस पर हो सकता है आपसे एक नंबर में भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं SPM। सेमी, एस का मतलब सेमी, पी का मतलब परमिएबल और एम का मतलब मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये अर्धपारगम्य जो झिल्ली का यूज परासरण प्रक्रिया में किया जाता है, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु आर पार जा सकें अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, कामा किशमिश का आवरण, कामा कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली। ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली होती है सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली मानी जाती है। ठीक है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली है इसको सबसे अच्छा SPM अर्धपारगम्य झिल्ली माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए अर्धपारगम्य झिल्ली के। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु आर पार जा सके, सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण या अणु आर पार जा सके, ऐसी झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अंडे की झिल्ली, किशमिश का आवरण, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली आदि। ठीक है, अब हम लोग मेन टॉपिक पर अपने आएंगे। हमने अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए बता दिया क्योंकि इसका यूज होता है इस परासरण प्रक्रिया में। हेडिंग डालेंगे परासरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑस्मोसिस। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस प्रक्रिया जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, एक पात्र में दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन लेते हैं और जिन्हें SPM यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो विलायक होते हैं उनके अणु या कण क्या करते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रकार की जो गति होती है उसको कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। इसमें लिखेंगे जब दो
अलग अलग सांद्रता वाले जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो विलायक, यानी कि जो भी इसमें जल होगा विलायक के रूप में, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इस गति को कणों की इस गति को परासरण कहते हैं। ठीक है, इस गति को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण वह प्रक्रिया होती है जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो जो विलायक होगा, जो जल होगा, उसके अणु क्या करते हैं? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, करने लगते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब बात आती है परासरण दाब की। तो जो परासरण दाब होता है, ऐसा दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे? रोक दे। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऐसा दाब जो क्या करे? परासरण की क्रिया को रोक दे। जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है विलयन के ऊपर, जिसके कारण परासरण की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ऐसे दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसमें लिखेंगे जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों में तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाली कणों की गति को बाहरी दाब द्वारा रोक दिया जाता है।
तो इसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। तो इसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब विलयन का जो परासरण दाब होता है, चूंकि विलयन का जो परासरण दाब होता है वो किसके बराबर होता है? विलायक का वाष्प दाब और माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलायक और विलयन के वाष्प दाब को अगर घटा दिया जाए तो उसके अंतर के बराबर विलयन का परासरण दाब होगा। ठीक है, परासरण दाब जो होता है वो विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब के बराबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने अर्धपारगम्य झिल्ली को देखा, फिर परासरण की प्रक्रिया को समझा, फिर परासरण दाब की प्रक्रिया को समझा कि जो दाब या वह बाह्य कारक बाह्य बल जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे? रोक दे, तो इस दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है। और इसका अगर आप चित्र भी बनाना चाहें तो आप इसका छोटा सा चित्र बना सकते हैं। जैसे इसमें ले भी ऊपर बताते हैं, स्पेस कम है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, अब हम लोग देखेंगे परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, जो भी हम लोगों ने परासरण और परासरण दाब पढ़ा, उसके परासरण दाब के कुछ नियम होते हैं। इसमें एक वैज्ञानिक हुए वांट हाफ ने तनु विलयनों कैसे विलयन? तनु विलयन। वांट हाफ ने तनु विलयनों के लिए एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार विलेय के कण गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। विलेय के कण गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और दो परासरण दाब के नियम थे। एक तो नियम ये था, पहला बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या हो? स्थिर हो, फिक्स हो, चेंज ना हो। स्थिर ताप पर तनु विलयनों की सांद्रता
तनु विलयनों की सांद्रता विलयन के परासरण दाब की सांद्रता समानुपाती होती है। ये बात बताई थी बायल-वानठाफ नियम के तहत, ये बात पता चली थी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, परासरण दाब को पी से दिखाते हैं या पाई से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो पी या पाई कुछ भी ले लेते हैं, पी या पाई बराबर क्या हो जाएगा, अनुपाती लगाएंगे साइन यहाँ पर सी, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से जो बना हमें समीकरण प्राप्त हुई बायल-वानठाफ नियम से, पी या पाई, परासरण दाब को पी से भी दिखाते हैं और पाई से भी दिखाते हैं, अनुपाती किसके, सांद्रता के स्थिर ताप पर, ठीक है। दूसरा जो नियम था वो चार्ल्स वानठाफ नियम। चार्ल्स वानठाफ नियम के तहत क्या पता चला, इसमें स्थिर सांद्रता पर तनु विलयनों का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी कि P अनुपाती T। और ये जो इक्वेशन प्राप्त होगी यहाँ से, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब यहीं से हमको समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको एक विलयन समीकरण प्राप्त होगी। विलयन समीकरण कौन सी समीकरण प्राप्त होगी, विलयन समीकरण। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर P अनुपाती C है, यहाँ पर P अनुपाती क्या है, T है। यहाँ पर हम दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो P अनुपाती C और T हो सकता है, क्योंकि P अनुपाती सांद्रता के भी है और टेम्परेचर के भी है। अनुपाती चिन्ह अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा नियतांक R, और ये हो जाएगा CT। क्या हो जाएगा, C और T। यहाँ से फिर क्या होगा, P बराबर R और C बराबर क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, N/V इंटू T। चूंकि C बराबर क्या होता है, N/V, मोल प्रति आयतन। सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति आयतन। तो यहाँ से अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा PV बराबर NRT। क्या आ जाएगा, PV बराबर NRT। और इसको अगर PV बराबर NRT को देखें तो यहाँ पर जो R है ये क्या है, R बराबर कितना मान होता है, 0.0821 वायुमंडलीय दाब प्रति मोल केल्विन, इसका मात्रक होता है। ये मान अगर दे रखा है होता है सवाल में तो ठीक है, अदरवाइज हम R का मान याद रखते हैं। तो PV बराबर यहाँ से हो जाएगा NRT, और N की जगह पर हम मान क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर PV बराबर NRT है और PV
बराबर n की जगह पर क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, भार बटे अणुभार के, इंटू आर टी, क्या हो जाएगा, इंटू आर टी। तो यहाँ से ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको भी चाहे समीकरण मान लें। एक तो यहाँ पर ये पीवी बराबर एनआरटी मिली, और दूसरी एन की जगह पर जब हमने क्या रख दिया, चूंकि एन बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, तो वही तो हमने W/m रखा है यहाँ पर, वही तो W/m रख दिया है एन की जगह पर। तो PV बराबर W/m इंटू आर टी आ गया। अब यहाँ पर आपको सब कुछ पता है, P क्या है, विलयन का परासरण दाब है, V क्या है, आयतन है, W क्या है, विलेय का भार है, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, R क्या है, विलयन स्थिरांक है, या गैस नियतांक भी बोल सकते हो, विलयन स्थिर, क्योंकि यहाँ पर विलयन है तो विलयन स्थिरांक के रूप में इसको बोलेंगे। और T क्या है, टेम्परेचर ताप है। ठीक है, तो इस तरह से परासरण दाब के नियम हैं, चार्ल्स वान टाप नियम और बायल वान टाप नियम, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, तुलना करेंगे, तो हमको ये समीकरण मिल जाती है पीवी बराबर एनआरटी, और अगर एन की जगह पे हम भार बटे अणुभार रखते हैं तो पीवी बराबर W/m इंटू आर टी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से परासरण दाब के नियम भी हम लोग लिख सकते हैं। और अब हम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग अभी परासरण और विसरण में अंतर भी पूछा जाता है, तो वो अंतर भी हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। तो हम लोग देखेंगे इसमें एक दो टॉपिक और छोटे छोटे हैं, वो पढ़ लेते हैं। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन क्या होते हैं। अगर आपसे मान लो छोटा प्रश्न बन जाए एक नंबर में कि समपरासरी विलयन क्या है, तो ऐसे विलयन, समपरासरी विलयन जो होते हैं वो ऐसे विलयन जिनके जिनके परासरण दाब, जिनके परासरण दाब समान होते हैं। यानी कि अगर एक विलयन का परासरण दाब P1 है तो दूसरे का P2, और ये दोनों परासरण दाब विलयन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब परासरण दाब इक्वल होगा यानी कि इन दोनों विलयनों की सांद्रता भी तो बराबर होगी, क्योंकि परासरण दाब सांद्रता के अनुपाती होता है, तो सांद्रता भी दोनों की बराबर होंगी। तो यहाँ पर सी सांद्रता बराबर होता क्या है, N1/V1, क्या कर देंगे, N1/V1, मोल की संख्या बटे आयतन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर N1 जो होता है मोल होता है, मोल का मतलब क्या होता है, भार, यानी W1, और M1 इंटू V1। यहाँ पर N2 की जगह क्या हो जाएगा, W2/M2 टू V2। तो इस तरह से भी एक आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगी समपरासरी विलयन के केस में, कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनमें संबंध क्या आता है, W/M1V1 बराबर W2/M2V2। वो यहीं से आता है कि दोनों के परासरण दाब समान होंगे। जब परासरण दाब समान होंगे तो सांद्रता समान होगी, और सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति आयतन होती है। और इस तरह से हम लोग ये समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे विलयन समपरासरी विलयन होते हैं जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इनके परासरण दाब समान होते हैं। और अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें पूछा जाता है अतिपरासरी विलयन क्या है। अतिपरासरी एवं अल्पपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अतिपरासरी को
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अल्पपराशरी को बोलते हैं हाइपोटोनिक, HYPO, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अतिपराशरी एवं अल्पपराशरी विलयन क्या होते हैं? अगर ये प्रश्न आपसे छोटा पूछा जाता है विशिष्ट या अतिलघुत्तरी में, तो आप क्या बताएंगे? अतिपराशरी विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसका परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है। लिखेंगे वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है। अतिपराशरी विलयन कहलाता है। अतिपराशरी विलयन कहलाता है, जैसे सांद्र विलयन, तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, उसे अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। जब अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन क्या होते हैं, जैसे इसमें लिख लेंगे, जैसे तनु विलयन, ठीक है, जैसे तनु विलयन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। ये समपराशरी विलयन है। यहाँ से ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। उसके बाद अतिपराशरी और जो अल्पपराशरी है इसको अलग कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं बोर्ड नीचे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पूछा जाता है व्युत्क्रम परासरण, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसे शार्ट में आरओ बोलते हैं। जो हम लोग पानी पीते हैं आरओ वाला, वही प्रोसेस जो है, इसलिए उसको आरओ बोला जाता है। क्योंकि उसमें जो होता है परासरण की जो प्रक्रिया होती है वो व्युत्क्रम होती है, यानी उल्टा होती है। जिससे नॉर्मली होनी चाहिए वैसे ना होके क्या होने लगती है? उल्टा होने लगती है परासरण की क्रिया। इसीलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और जिसमें पानी फिल्टर करके हम लोग पीते हैं उसी को कहते हैं आरओ। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें देखिए होता क्या है व्युत्क्रम परासरण में, जैसे मान लो हम लोग आरओ में देखते हैं कि पानी जो होता है इम्प्योर पानी को प्योर करने का काम करता है। तो उसमें होता ये है कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल दोनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर लिया जाता है। और परासरण की क्रिया में जो कण होते हैं किसके? शुद्ध विलयन के। क्योंकि शुद्ध विलयन जो होगा, जो शुद्ध जल होगा उसका क्या होगा? तन होगा, सांद्र होगा। उसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। जबकि जो अशुद्ध
जल होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। तो परासरण की क्रिया में होता क्या है कि जो जल के, शुद्ध जल के जो कण हैं वो अशुद्ध जल की ओर गति करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम लोग बाहरी दाब अप्लाई कर लगाते हैं विलयन पर, तो परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और कुछ समय बाद रुक जाती है। लेकिन और अधिक दाब अगर आरोपित किया जाए तो यह परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर ना होकर अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होने लगती है, और यही प्रक्रिया जो है व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। ठीक है, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ कहते हैं। इसमें लिखेंगे जब शुद्ध जल अशुद्ध जल कैसा होगा, तनु। जब शुद्ध जल व अशुद्ध जल कैसा होगा, सांद्र होगा। ठीक है, अशुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो शुद्ध जल के अणु या कण अशुद्ध जल की ओर, शुद्ध जल के अणु अशुद्ध जल की ओर गति करते हैं तथा बाहरी दाब लगाने पर परासरण की क्रिया धीमी हो जाती है। परासरण की क्रिया धीमी हो जाती है तथा कुछ समय बाद रुक जाती है। कुछ समय बाद क्या हो जाती है, परासरण की क्रिया बंद हो जाती है, रुक जाती है, तथा कुछ समय बाद रुक जाती है। लेकिन अगर हम लोग जो बाहरी दाब लगा रहे हैं उस दाब की अगर मात्रा, क्वांटिटी और बढ़ा दें, यदि बाहरी दाब बढ़ा दिया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत होने लगती है। परासरण की क्रिया क्या होने लगती है, विपरीत होने लगती है। अर्थात विपरीत से मतलब ये, क्योंकि आपको पता है परासरण कैसे होता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, कण गति करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अर्थात अशुद्ध जल के कण या अणु शुद्ध जल की ओर गति करने लगते हैं। इसे ही
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, विपरीत, इसे ही व्युत्क्रम परासरण, इसे ही व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो आपसे व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ पर टिप्पणी आ सकती है, तो आप इसमें इतना लिख देंगे, आपके लिए बहुत पर्याप्त है। इसका अगर यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहें तो आप एक पात्र में यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस दिखाने के लिए यहाँ पर जो है आप बीच में, कोई पात्र है, यहाँ पर आप बीच में जो है अर्धपारगम्य झिल्ली दिखा देंगे। एक तरफ शुद्ध जल ले लेंगे, और शुद्ध जल आपको पता है कैसा होगा, तनु होगा, और एक तरफ आप ले लेंगे अशुद्ध जल, एक तरफ ले लेंगे आप अशुद्ध जल, और अशुद्ध जल कैसा होगा, सांद्र होगा, इसकी सांद्रता जो है अधिक होगी शुद्ध जल की अपेक्षा। अब इसमें जो है जल भरा हुआ है, एक तरफ शुद्ध है और एक तरफ अशुद्ध जल भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, जो परासरण की क्रिया में तनु विलयन के कणों को अधिक शांत विलयन की ओर जाने देंगे। यहाँ पर एक हम लोग लगा देंगे पिस्टन, जो इस पर दाब आरोपित करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो तनु विलयन के हैं ये इधर की ओर गति करेंगे, इधर गति करेंगे इधर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम इस पर दाब लगाएंगे तो जो है ये प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, और धीमी होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और जब और अधिक दाब लगाएंगे तो ये प्रक्रिया क्या होगी, विपरीत दिशा में चालू हो जाएगी, यानी अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना स्टार्ट कर देंगे जल के अणु। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है रिवर्स ऑस्मोसिस या व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और समय देंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। वो हम लोग देखेंगे परासरण और विसरण में जो डिफरेंस पूछा जाता है, परासरण व विसरण में जो अंतर पूछा जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जो अंतर पूछा जाता है परासरण व विसरण में, हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये अंतर इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो आप एक तरफ परासरण कॉलम बना लेंगे, एक तरफ बना लेंगे विसरण, और इसमें जो है आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो इधर पहला पॉइंट लिखेंगे, परासरण में क्या लिखेंगे विलायक के कण तनु विलयन से, विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, ये पॉइंट हो गया उसकी डिफिनीशन से ही। विसरण में क्या होता है, इसमें विलायक के कण नहीं, इसमें सभी कण, इसमें ये बाध्यता नहीं केवल विलायक के कणों का ही विसरण होगा, लेकिन परासरण में केवल विलायक के कणों का विसरण होता है। इसमें लिखेंगे सभी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, परासरण में क्या होता है, अभी हमने अर्धपारगम्य झिल्ली की चर्चा करी थी, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, आवश्यक होती है। इसमें लिखेंगे परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली
अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है, इधर लिख देंगे, इसमें आवश्यक नहीं होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं होती है। तीसरा जो अंतर लिख सकते हैं हम लोग परासरण और विसरण में, परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, क्योंकि जब भी हम बाहर से दाब लगा देंगे परासरण की क्रिया रुक जाएगी। रोका जा सकता है जबकि विसरण की जो क्रिया होती है इसे रोका नहीं जा सकता है। इसे रोका नहीं जा सकता है। इसे रोका नहीं जा सकता है। चौथा अंतर और क्या लिख सकते हैं? परासरण की क्रिया केवल क्या होती है? द्रवों में संपन्न होती है। परासरण क्रिया मतलब यह क्रिया द्रवों में संपन्न होती है। द्रवों में संपन्न होती है, जबकि जो विसरण की क्रिया है द्रव और गैस दोनों में संपन्न होती है। यह क्रिया द्रव व गैस दोनों में संपन्न होती है। ठीक है। और भी अगर एक अंतर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं अंतर इसमें। पांचवा, इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं, जबकि विसरण की जो क्रिया होती है इसमें विलायक और विलेय दोनों के कण गति करते हैं। इसमें लिख लेंगे, इसमें विलेय व विलायक दोनों के कण या अणु गति करते हैं। तो इस तरह से आप लोग 5 अंतर आप लोग परासरण और विसरण में लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।